तो आज की हमारी कहानी एक ऐसे जीनियस क्रिमिनल के बारे में होने वाली है जो कि जेल के अंदर बैठे बैठे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के दिमाग से खेलता रहता है। और इस मूवी का नाम है डेस्परेट मेजर्स। और इस कहानी की शुरुआत में हम दो पुलिस डिटेक्टिव्स को देखते हैं जो कि FBI डिपार्टमेंट में आधी रात को चोरी छुपके घुस गए होते हैं। और यहाँ पर वो एक कंप्यूटर के अंदर से कुछ डाटा निकालने लगते हैं। और यहाँ पर इन कंप्यूटर्स में सभी इंसानों की जानकारी दी होती है। और वो यहाँ पर इन कंप्यूटर्स में एक तरीके के बोन मैरो की तलाश में होते हैं। और यहाँ पर कुछ देर तक सर्च करने के बाद उन्हें कंप्यूटर में एक ऐसा शख्स मिल भी जाता है जिसके बोन मैरो की उन्हें जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर जिस आदमी के बोन मैरो की इन्हें जरूरत थी वो एक क्रिमिनल निकलता है जिसके ऊपर कई सारे मर्डर के चार्जेस होते हैं। और अब यहाँ पर हम उस क्रिमिनल को देखते हैं जिसका नाम है पीटर। और वो इस समय पेलिकन जेल में एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया होता है क्योंकि उसने अभी अभी अपने सेलमेट की एक टांग तोड़ दी होती है। और यहाँ पर पीटर के बायोडेटा से ये पता चलता है कि पीटर ने अपनी एजुकेशन कभी कंप्लीट नहीं की और वो सिर्फ 9th क्लास तक ही पढ़ा होता है। लेकिन उसका IQ 150 से भी ज्यादा होता है। और अब तक वो 2 बार जेल से भाग चुका होता है। और पहली बार जेल से भागते वक्त उसने 2 पुलिस वालों को मार दिया था। और जब वो दूसरी बार भागा था तब उसने एक आदमी को जिंदा ही जला दिया था ताकि वो उसकी ID यूज करके जेल से भाग सके। और यहाँ पर ये पीटर नाम का कैदी सिर्फ काफी इंटेलिजेंट नहीं होता बल्कि वो एक तरीके का सोशियोपैथ होता है जिसे लोगों के दिमाग से खेलने में काफी मजा आता है। अब अगले दिन हम उस डिटेक्टिव फ्रैंक को पुलिस कैप्टन के साथ पीटर से मिलने के लिए जाते हुए देखते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी को भी पता नहीं होता कि फ्रैंक पीटर से मिलने के लिए क्यों आया है। लेकिन यहाँ पर जब फ्रैंक पीटर से मिलता है तब वो यहाँ पर पीटर से कहता है कि मेरे 8 साल के बेटे को एक ल्यूकीमिया नाम की बीमारी है और उसे जीने के लिए एक बोन मैरो की जरूरत है। और जब मैंने उस बोन मैरो की तलाश की तब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम्हारा बोन मैरो उससे मिलता है। अब यहाँ पर पीटर को जब ये पता चलता है कि वो अपने बोन मैरो को देकर एक बच्चे की जान बचा सकता है तो तब वो यहाँ पर फ्रैंक से कहता है लेकिन मैं अपना बोन मैरो नहीं देना चाहता। और यहाँ पर पीटर फ्रैंक को घुटने का बल बैठवाकर उससे इसके लिए भीख मंगवाता है। लेकिन फ्रैंक के ये सब करने के बाद भी पीटर उससे कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। अब यहाँ पर फ्रैंक पीटर को समझाने की कोशिश करता है कि शायद एक छोटे बच्चे की जान बचाकर तुम्हें अपने पापों से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन पीटर को तो मुक्ति चाहिए भी नहीं थी, उसे तो बस जिंदगी में मजे करने होते हैं। अब पीटर की बातें सुनकर फ्रैंक निराश होकर वापस से हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां पर हम उसके बेटे मैक्स को देखते हैं। और यहाँ पर फ्रैंक को वो डॉक्टर बताती है कि मैक्स के पास अब कुछ ही हफ्तों का समय बचा है और अगर उन्हें बोन मैरो नहीं मिला तो वो मैक्स को नहीं बचा सकते। और यहाँ पर वो डॉक्टर फ्रैंक को दिलासा देती हैं कि कुछ चीजों को फ्रैंक तुम नहीं रोक सकते। लेकिन यहाँ पर फ्रैंक डॉक्टर की बात नहीं सुनता और वो यहाँ पर अपने बेटे के पास आता है और मैक्स को गले लगा लेता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैक्स को अपनी इस बीमारी के बारे में नहीं पता। वो बेचारा बच्चा तो अपने पिता की लाई एक नई बुक को बड़ा ही खुश होकर पढ़ रहा होता है और उसे तो इस दुनिया की कोई भी टेंशन नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जब मैक्स देखता है कि उसके पिता काफी ज्यादा टेंशन में है तब वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पर मैक्स फ्रैंक से सीधा पूछता है कि डैड क्या मैं मरने वाला हूँ। अब तब यहाँ पर फ्रैंक मैक्स को उसकी बीमारी के बारे में बता देता है लेकिन साथ ही में वो उससे ये झूठ कह देता है कि उसे एक डोनर मिल चुका है। अब ये सुनकर मैक्स काफी खुश हो जाता है लेकिन वो आखिर में फ्रैंक से कहता है कि अगर डैड मेरा ये ऑपरेशन अगर फेल भी हो जाता है तब भी आप यकीन करना कि आपने अपना बेस्ट किया। बिल्कुल तभी यहाँ पर फ्रैंक को जेल से पीटर का कॉल आता है और यहाँ पर पीटर फ्रैंक को बताता है कि वो अपने बोन मैरो को देने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन इससे पहले वो उसके बेटे मैक्स से मिलना चाहता है। अब ये सुनकर फ्रैंक को थोड़ी गड़बड़ लगती है लेकिन फिर भी वो मैक्स को वहाँ पर लाने के लिए तैयार हो जाता है। और अब अगले दिन पीटर और मैक्स दोनों ही एक ही कमरे में होते हैं और पीटर मैक्स से कहता है कि वो उसे अंकल पीट बुला सकता है। जिसके बाद पीटर मैक्स से कुछ देर तक बात करता है और फिर वो मैक्स से ये वादा करता है कि वो उसे अपना बोन मैरो जरूर देगा। अब ये सुनकर मैक्स भी खुशी की वजह से फ्रैंक के गले लग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर पीटर अपने पत्ते खोलना शुरू करता है और वो एक एक करके अपनी सारी शर्तें बताने लगता है। और उसकी पहली शर्त होती है कि उसे बाकी कैदियों की तरह ही नॉर्मल सेल में रखा जाए और उसकी दूसरी शर्त ये होती है कि उसकी बाकी शौक जैसे स्मोकिंग वगैरह भी पूरी की जाए। और तीसरी उसकी शर्त होती है कि उसे लाइब्रेरी को इस्तेमाल करने दें जिसके अंदर कंप्यूटर और इंटरनेट है। लेकिन यहाँ पर जब फ्रैंक पीटर की ये सारी डिमांड जब वार्डन को आकर बताता है
तब यहाँ पर जेल का वार्डन पीटर की किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन तब यहाँ पर फ्रैंक अपने कुछ कनेक्शंस की मदद से वार्डन को भी इन सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार करवा लेता है। और यहाँ पर पीटर के कंसेंट फॉर्म पर साइन करने के बाद पीटर को एक नॉर्मल सेल में डाल दिया जाता है और उसे उसकी सिगरेट भी दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पर जब पीटर सेल में बिल्कुल अकेला होता है तब यहाँ पर वो अपने शू के लेसेस से अपने हाथ को बांधता है और अपने अंगूठे को तोड़कर उसे डिसलोकेट कर देता है। और ये उसका पहला कदम होता है इस जेल से भागने का। और इसके दूसरी तरफ मैक्स यहाँ पर इस बात के लिए दुखी होता है कि उसे पीटर जैसे एक क्रिमिनल से बोन मैरो लेना होगा। तब यहाँ पर फ्रैंक मैक्स को समझाता है कि जैसे किसी बूढ़े इंसान से खून लेना उसे बूढ़ा नहीं बनाता, वैसे ही पीटर के गुनाहों और तुम्हारी बॉडी का कोई लेना देना नहीं है। और इधर हम पीटर को देखते हैं जो कि अपने इस जेल से भागने की तैयारी कर रहा होता है। और इस तैयारी में वो यहाँ पर जेल में एक ड्रग डीलर से मिलता है और पीटर यहाँ पर उससे एक खास तरीके का ड्रग मांगता है। लेकिन यहाँ पर वो आदमी उस ड्रग को देने से पहले तो मना करता है, लेकिन फिर पीटर के धमकाने पर वो इसके लिए मान जाता है और पीटर उसे एक नार्कोन नाम की मेडिसिन लाने को कहता है जो कि ड्रग्स के ओवरडोज में इस्तेमाल होती है। लेकिन जब वो सप्लायर उससे इसके पीछे का कारण पूछता है तब पीटर कहता है कि वक्त आने पर सभी को खुद ब खुद पता चल जाएगा। अब इधर वो सप्लायर उस ड्रग के बंदोबस्त में लगा होता है तो वहीं यहाँ पर पीटर लाइब्रेरी में बैठकर कंप्यूटर में उस हॉस्पिटल की ब्लूप्रिंट को देख रहा होता है जिस हॉस्पिटल में उसे अपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जाना है। और यहाँ पर पीटर गार्ड्स को इस तरीके से बेवकूफ बनाता है कि जैसे वो कंप्यूटर में चेस खेल रहा है। और यहाँ पर पीटर गार्ड्स के आते ही कंप्यूटर में चेस खेलने लगता है। और क्योंकि यहाँ पर गार्ड्स भी जानते हैं कि पीटर चेस काफी अच्छा खेलता है तो वो भी उसके झांसे में आ जाता है। और अब इसके दूसरी तरफ यहाँ पर पुलिस उस हॉस्पिटल में पीटर के लिए पूरे हॉस्पिटल में सिक्योरिटी लगा देती है। और उनका प्लान होता है कि कई सारे हेलीकॉप्टर्स इस हॉस्पिटल के ऊपर ही मौजूद रहेंगे और पीटर को ले जाने के लिए पूरी पुलिस फोर्स उसे एक कंटेनर में लेकर जाएगी। और पीटर को एक कंटेनर में पुलिस फोर्स के साथ जेल से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से जेल ले जाया जाएगा। अब हॉस्पिटल जाने के एक दिन पहले वो ड्रग सप्लायर जब पीटर को उसकी रोज की दवा देता है तो आज यहाँ पर वो उसे 2 दवाइयाँ देता है जिसमें एक में वही ड्रग होती है जिसके बंदोबस्त के लिए पीटर ने उससे कहा था। अब यहाँ पर पीटर जब अपने सेल में आता है तब यहाँ पर वो उस मेडिसिन की बोतल को एक धागे से बांधता है और फिर वो उस धागे का दूसरा सिरा अपने दांतों में बांधता है ताकि वक्त आने पर वो उस धागे को पकड़कर उस शीशी को निकाल सके। और इसके बाद वो उस मेडिसिन की शीशी को सीधा अपने गले के अंदर निगल लेता है। और अब अगले दिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट का दिन आ जाता है और अब उसे एक कंटेनर में लेकर सैकड़ों गार्ड उसे हॉस्पिटल लेकर आता है और उसे एक चेयर पर बांधकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है। और इसके बाद गार्ड्स उसके हाथों को हॉस्पिटल बेड पे भी बांध देते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स को पीटर के डिसलोकेटेड अंगूठे के बारे में नहीं पता था। और इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर्स जब उसे बेहोश करके उसके ऊपर ट्रांसप्लांट प्रोसेस शुरू ही करने वाले होते हैं तब यहाँ पर पीटर उसने जो ड्रग अंदर निकला था वो उस बॉटल को अंदर ही अंदर तोड़ के उस ड्रग को पी लेता है और वो ड्रग उसे बेहोश नहीं होने देता। अब यहाँ पर पीटर को बेहोश ना होते देखकर डॉक्टर भी शॉक में रह जाता है। लेकिन जब तक उन डॉक्टर्स को उसके प्लान के बारे में कुछ भी पता चलता तब तक तो पीटर अपना एक हाथ उस हथकड़ी से निकाल चुका होता है और वो तुरंत ही यहाँ पर डॉक्टर्स के ऊपर हमला कर देता है और उनके ऊपर एक गैस पाइप से हमला करके वो वहाँ से भाग निकलता है। और यहाँ पर फ्रैंक दूसरी मंजिल से ये सारा हंगामा देख रहा होता है और यहाँ पर फ्रैंक जल्दी से भागते हुए डॉक्टर्स की मदद करता है। और यहाँ पर वो पीटर को पकड़ते हुए एक गोली तो पीटर के पैर में मार भी देता है। लेकिन तभी यहाँ पर पीटर जल्दी से भागते हुए एक लॉन्ड्री की पाइप से नीचे पहुंच जाता है और जल्दी से अपने कपड़े बदलकर वो वहां से भाग निकलता है। लेकिन यहाँ पर टांगों में जंजीर बंधी होने के कारण और पैर में गोली लगने के बावजूद पीटर को कोई भी परवाह नहीं होती। और इसके बाद वो लेदर गन्स वाले कमरे में पहुंचता है और वहाँ के लोगों को धमकी देकर अपने पैरों में लगी जंजीरों को वहाँ से कटवा लेता है। और इसके बाद वो अपने दर्द को कम करने के लिए एक मॉर्फिन का शॉट लेने के लिए इमरजेंसी वार्ड में पहुँचता है। लेकिन तभी इसी दौरान फ्रैंक वहाँ पर आ जाता है। लेकिन तब यहाँ पर पीटर मैक्स की डॉक्टर के गले के ऊपर चाकू रखकर फ्रैंक से पीछे हटने के लिए कहता है। और यहाँ पर फ्रैंक पीटर को शूट करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर मैक्स की डॉक्टर समांथा मैक्स से कहती है कि अगर ये मर गया तो उसके बेटे मैक्स का बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता।
लेकिन इतने में यहाँ पर पीटर के पीछे से एक विल्सन नाम का पुलिस ऑफिसर आकर उसके ऊपर गन पॉइंट करता है और वो पीटर से डॉक्टर को छोड़ देने के लिए कहता है। अब इस अफरा तफरी में फ्रैंक पीटर के हाथ में अपनी गन दे देता है ताकि पीटर अपने आप को बचा सके, और फ्रैंक की इस हरकत से पुलिस डिपार्टमेंट उसे उसकी नौकरी से तो पक्का निकाल देगा, लेकिन यहाँ पर फ्रैंक को तो सिर्फ अपने बेटे की जान की फिक्र होती है। और यहाँ पर विल्सन पीटर के ऊपर गन तानी खड़ा होता है और वो यहाँ पर पीटर से नेगोशिएट कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर फ्रैंक उन दोनों के बीच में खड़े होकर विल्सन से कहता है कि वो किसी को भी वो पीटर को नहीं मारने देगा। लेकिन तभी यहाँ पर पीटर विल्सन को गोली मार देता है और उसे घायल करके यहाँ से भाग निकलता है। और अब यहाँ पर जब पुलिस कमिश्नर यहाँ पर पहुँचता है तब वो यहाँ पर फ्रैंक के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाता है और वो यहाँ पर फ्रैंक से कहता है कि उसे अपने ऊपर लानत होनी चाहिए कि वो अपने बेटे के लिए कितने इनोसेंट लोगों को मरवा दिया। और यहाँ पर फ्रैंक के इस इडियोटिक बिहेवियर के लिए पुलिस यहाँ पर उसे अरेस्ट कर लेती है। लेकिन पुलिस स्टेशन ले जाते वक्त जब हॉस्पिटल के नीचे रिपोर्टर्स की काफी ज्यादा भीड़ जमा होती है, तब इस भीड़ में फ्रैंक पुलिस से बचकर यहाँ से भाग निकलता है। और इधर हॉस्पिटल में मैक्स की नाक से खून बह रहा होता है और यहाँ पर डॉक्टर समंथा उसकी देखभाल भी कर रही होती है और पुलिस ऑफिसर मैथ्यू भी वहाँ पर मौजूद होता है। लेकिन तभी वहाँ पर पीटर आता है और वो मैथ्यू की नाक के ऊपर हमला करके उसे नॉकआउट कर देता है। और यहाँ पर वो समंथा को गन पॉइंट पे लेकर कहता है कि मुझे बताओ कि साइक्लोप्रोपेन हॉस्पिटल में कहाँ पर रखी है। और यहाँ पर पीटर मैक्स से ये कहता है कि जैसे तुम्हारी डॉक्टर मुझे मेरी चीज लाकर दे देगी, वो उसकी डॉक्टर को उसके पास वापस भेज देगा। और अब यहाँ पर फ्रैंक पुलिस को चकमा देते हुए एक बार फिर से हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वो वहाँ पर देखता है कि मैक्स ठीक है। और इसके बाद वो मैथ्यू की भी मदद करता है और यहाँ पर मैक्स बताता है कि पीटर किसी प्रोपेन के बारे में बात कर रहा था और इससे यहाँ पर फ्रैंक को अंदाजा हो जाता है कि पीटर कहाँ पर होगा। और इसके बाद यहाँ पर फ्रैंक मैथ्यू को मैक्स का ख्याल रखने के लिए कहकर पीटर के पीछे निकल जाता है कि तभी यहाँ पर पीटर समंथा के साथ उस प्रोपेन रूम में पहुंच जाता है। और वहाँ पीटर प्रोपेन के 2 सिलेंडर उठवाकर उससे पूछता है कि आखिर इलेक्ट्रिकल रूम कहाँ पर है। दरअसल यहाँ पर पीटर इलेक्ट्रिकल रूम में एक बहुत बड़ा धमाका करना चाहता था जिससे सबका अटेंशन वहाँ पर चला जाए और पीटर बड़े ही आसानी से यहाँ से भाग सके। लेकिन ठीक वक्त पे मौका मिलते ही समंथा उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन बीच रास्ते में उसे फ्रैंक मिलता है जो कि उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज पुलिस को पीटर के बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि अगर पुलिस को पीटर मिला तो वो उसे पक्का मार देगी। और समंथा उसकी बात मानते हुए मैक्स की देखभाल करने के लिए पहुंच जाती है। अब यहाँ पर जब फ्रैंक पीटर के सामने पहुंचता है तब पीटर समझ जाता है कि वो भी फ्रैंक को नहीं मार सकता, इसलिए वो वहाँ के एक सिलेंडर को निकालकर रूम में धमाका कर देता है जिससे कि वेंटिलेटर के साथ साथ पूरे हॉस्पिटल का इलेक्ट्रिकल सिस्टम बंद हो जाता है। और मैथ्यू मैक्स को हॉस्पिटल की दूसरी बिल्डिंग में ले जाता है जो कि एक ब्रिज के जरिए दूसरी बिल्डिंग से जुड़ी होती है। लेकिन पीटर भी पीछे से उसको जाते हुए देख लेता है और अब जैसे ही पीटर ब्रिज को क्रॉस करता है नीचे खड़ी हुई पुलिस उसके ऊपर फायर कर देती है। लेकिन यहाँ पर जिस लाइट के जरिए पुलिस पीटर को देख रही होती है, फ्रैंक जल्दी से उस लाइट को शूट करके पीटर की जान बचा लेता है। अब तभी यहाँ पर स्क्वाड टीम हॉस्पिटल की दूसरी बिल्डिंग में पहुंच जाती है और इसका मतलब है कि अब पीटर के पास बचने का बहुत ही छोटा सा मौका है। तब यहाँ पर पीटर इन गार्ड से बचने के लिए इनके गार्ड्स के सीनियर को ही बंदी बना लेता है जिससे उसे उस पूरे हॉस्पिटल का कंट्रोल मिल जाता है। और वो यहाँ पर एक कंप्यूटर से पूरे हॉस्पिटल के सारे दरवाजों को बंद करके पूरे हॉस्पिटल को लॉकडाउन कर सकता है। अब तभी यहाँ पर समंथा को बताया जाता है कि बच्चे को फौरन डॉक्टर की जरूरत है और जितनी जल्दी हो सके वो बच्चे तक पहुँचे। तब यहाँ पर फ्रैंक समंथा को बचाते हुए उसे हॉस्पिटल की दूसरी बिल्डिंग तक पहुँचाने में कामयाब हो जाता है। और यहाँ पर पीटर फ्रैंक की हिम्मत की दाद देता है क्योंकि वो भी ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरा से देख रहा होता है। लेकिन यहाँ पर पीटर उसे अंदर आने की इजाजत नहीं देता। लेकिन फिर यहाँ पर फ्रैंक उससे कहता है वो और समंथा पीटर के साथ है और वो पीटर का साथ देंगे। तब यहाँ पर वो अंदर घुसते ही मैक्स के पास चले जाते हैं। अब इसके बाद पीटर अपना अगला प्लान शुरू करता है और वो डिस्ट्रैक्शंस के लिए सारे हॉस्टेजेस को छत के ऊपर ले जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि अब तक कैप्टन और उसकी टीम दोनों हॉस्पिटल की बिल्डिंग के ऊपर से ब्रिज पे आने वाले होंगे। और यहाँ पर पीटर उस ब्रिज को उड़ाने के लिए पहले ही वहाँ पर एक प्रोपेन का सिलेंडर रख के आ गया था
और यहाँ पर फ्रैंक पीटर का प्लान समझ जाता है। अपनी पुलिस टीम के ब्रिज पे आने से पहले ही उस प्रोपेन के सिलेंडर को शूट करके पहले ही फोड़ देता है, जिससे उसके सारे साथियों की जान बच जाती है। और अब बिल्डिंग के अंदर पीटर, मैक्स, मैथ्यू, समांथा और फ्रैंक ही बचे होते हैं और उनमें से मैथ्यू, मैक्स और समांथा ने अपना कमरा डर की वजह से बंद करके रखा होता है और पीटर और फ्रैंक उस कमरे के ठीक बाहर मिलते हैं, जहां पर पीटर फ्रैंक को मारने की धमकी देता है। तब ये सुनकर मैक्स जल्दी से दरवाजा खोलकर फ्रैंक के पास आ जाता है, लेकिन पीटर मैक्स को ही हॉस्टेज बना लेता है और फिर वो यहाँ पर मैक्स को लेके मुर्दा घर में जाता है, क्योंकि उसने हॉस्पिटल के ब्लूप्रिंट में देखा था कि वहां से काफी सारी टनल्स होती हैं और असल में यहाँ पर यही पीटर का भागने का प्लान होता है। और अब यहाँ पर पीटर वहां की एक दीवार में छेद करता है और वो मैक्स से माफी मांगता है कि अगर उसके पास इस भागने के प्लान के अलावा कोई और प्लान होता तो वो उसकी मदद जरूर करता। और फिर यहाँ पर पीटर मैक्स को वहीं पर छोड़कर उस टनल से भाग जाता है और अब तक यहाँ पर सूरज निकलने में थोड़ा ही वक्त होता है और पीटर को तो यहाँ पे पूरा भरोसा होता है कि वो सुबह की ट्रैफिक में गायब हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर फ्रैंक को उसके प्लान के बारे में पता चलता है तो वो जल्दी से पीटर को फॉलो करने लगता है। और जब यहाँ पर फ्रैंक उसे एक गाड़ी में जाते हुए देख लेता है तो यहाँ पर फ्रैंक एक गाड़ी को चोरी करता है। अपनी पुलिस आईडी दिखाते हुए वो एक कंट्रोल रूम से मदद मांगता है और कुछ दूर जाकर उसे पीटर की कार दिखाई दी जाती है और तब तक पीटर की कार ब्रिज के ऊपर चढ़ने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर फ्रैंक ब्रिज वाले को झांसा देकर ब्रिज ही बंद करवा देता है और फिर पीटर और फ्रैंक एक बार फिर से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और तब तक यहाँ पर पुलिस कैप्टन भी अपने हेलीकॉप्टर में यहाँ पर आ पहुंचता है और वो लोग डायरेक्ट पीटर के ऊपर फायर करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर फ्रैंक पीटर के सामने आकर उनकी बुलेट्स अपने ऊपर ले लेता है। अब इसके बाद पीटर एक बार फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार फ्रैंक पीटर को शूट करता है, जिसके बाद फ्रैंक पीटर को पकड़कर हॉस्पिटल ले जाता है और यहाँ पर फाइनली वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है और मैक्स बच जाता है। और आखिर में हम देखते हैं कि पीटर एक हॉस्पिटल रूम में है और एक गार्ड उसे देखने के लिए आता है, लेकिन तभी वो गार्ड देखता है कि उसकी बंदूक उसके पास नहीं है और तभी यहाँ पर पीटर उस गार्ड के ऊपर पॉइंट करता है और उससे कहता है कि आखिर तुम किस तरीके की कार चलाते हो। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।